बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पहले इब्तदाइया में सबसे आपको बताते चलें कि सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान ने आज जो है वो वन साइडेड मैच जीत लिया है भारत की शिकस्त के बाद। लेकिन हम क्रिकेट पे बात करने नहीं लगे। ख़ास तौर पे हम एक बैनुल अक़वामी फ्रंट पे जो सबसे एक कम्प्लेक्स इशू बना हुआ है जो बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब वाशिंगटन पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, उसमें जो मेन एजेंडा है बोर्ड ऑफ पीस का, उसमें सबसे पहली ये चीज़ है कि गाज़ा में जंग बंदी को मुस्तहकम करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड ऑफ पीस के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त करना है, और तीसरी चीज़ ये है कि जिसके तहत अमेरिका ने, क्योंकि ये फिस्कल जो वहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है उसके इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने खुद ही $5 अरब देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात जो की जा रही है उसके क़याम के हवाले से ये भी एक हतमी शक्ल देने का जो है वो ये एक मरहला होगा। एक नशिस्त पहले हुई थी जिसमें तमाम जो वो इसके मेंबरान थे इस बोर्ड ऑफ पीस के, उन्होंने वहाँ पे आके इस चीज़ की जो है वो कॉन्सेंट दी थी। अब ये दूसरा जो मरहला है इसके अंदर ये होगा कि गाज़ा की तामीर नौ के लिए जो है वो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी फराम करने के हवाले से ये जंग के बाद की अबूरी जो इंतज़ामी ढांचा होगा उसको हतमी शक्ल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो एक अलार्मिंग और सबसे बड़ी एक मैं कहूँगा एक क्रिटिकल सिचुएशन तब बनती है जब बहुत सारे नाकदीन इस हवाले से ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत एक सेंसिटिव इशू होगा इस चीज़ पे फैसला करना कि जैसे कि मैं अगर आपको कोट करूँ कि हमारी जो साबिक सफ़ीर है मलिया लोधी, उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि इस फोरम की इफादियत पर सवाल उठाया, और उनके मुताबिक फ़लस्तीनी नुमाइंदगी के बगैर किसी भी बोर्ड का हिस्सा बनना कानूनी हैसियत और इखलाकी जवाब को मशकूक बनाता है। और उनका कहना था कि बहरूनी तौर पर मुसल्लत किया गया गवर्नेंस मॉडल नौ आबादियाती तर्ज हुक्मरानी को ताज़ा करता है। और इसके साथ साथ अगर मैं एक हमारे दानिशवर हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी अकबर अहमद जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस दौरे में दाखिली और ख़ारजी दोनों सतह पर पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। दाखिली तौर पर उन्होंने बात की कि सिविल मिलिट्री तवाज़ुन के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़याद और सेहत के हवाले से उन्होंने बात की। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ख़ारजी सतह पर जो है वो अमरीका और चीन के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना, इस डिप्लोमेसी की जो बात की है, और दूसरी जानिब ख़ुसूसन जब मशरकी सरहद पर भारत और मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान का जो इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन बनी हुई है, ये तमाम तर मामलात को प्रोग्राम के पहले चंक में डिस्कस करेंगे। क्या आया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा? क्या पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो सबसे बड़ी एक कोशिश है नेतन्याहू की या डोनाल्ड ट्रंप की कि ISF बना के इजराइल के अंदर वहां पे हमास को डिसआर्म किया जाए, तो यहां पर अगर ये देखें कि ये दौरा हकीकत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का फैसला करेगा कि हाँ पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा होता है या दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो किस साइड पे खड़ी होती हैं। इसी हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम के पहले चंक पे, और प्रोग्राम के दूसरे चंक में हम खासतौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल तनाजुर इस वक्त किस तरीके से है, खासतौर पर बानी PTI की सेहत के हवाले से, और PTI जो है जो एहतजाज कर रही थी वो किस तरीके से मामला जाएगा। प्रोग्राम के पहले चंग में मुझे ज्वाइन किया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब ने, और जनाब इजाज़ मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं। स्टार्टिंग विद इजाज़ मलिक साहब, सर आपसे सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या बोर्ड ऑफ पीस वाकई ही जो है वो मौसर होगा पीस के लिए? जो जेनोसाइड हो रही है वहाँ पर पैलेस्टाइन के अंदर, खास तौर पे हम बात करें जिस तरीके से वायलेशंस हुई वेस्ट बैंक के अंदर और दूसरी जानिब गाजा के अंदर, तो अभी तक तो वो वायलेशंस जारी हैं, तो अब ये मरहला किस तरीके से जा रहा है जो वाशिंगटन में होगा, अब इसमें क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं सर? जो वाशिंगटन में होने जा रहा है ये दूसरा मरहला बोर्ड ऑफ पीस का, इस हवाले से क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, देखिए कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तशकील या उससे पेशतर ही एक सवालिया निशान अपने साथ लेके जन्म देते हैं जी। ये बोर्ड ऑफ पीस भी उसकी एक क्लासिक मिसाल है। जैसे आपने बड़ी तफसील से अपने इंट्रो में भी इसको कवर किया है जी। देखिए अगर इसका मकसद गाजा
के जो क्राइसिस है, जो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिनोसाइड है, उसको खत्म करना है, तो वो तो उसके अमकानात जो है वो कम लगते हैं, क्योंकि उसके दो जो बड़े फरीक हैं जी, एक वहां के फलस्तीनी हैं और दूसरे इजराइल, सपोर्टेड बाय वेस्ट, पर्टिकुलरली अमेरिका। तो आप देखिए कि उसमें जबकि फलस्तीनियों ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन नेतन्याहू की इंतजामिया जो है जी, वो उन्होंने इस एफर्ट को शुरू से ही कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, ठीक है। और यही वजह है कि अभी तक वहां पे हमें एक मुकम्मल और इंड्योरिंग जो अमन है वो हमें नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बड़े जो है लोग जो है तनकीद कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में जी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसकी एक पूरी जो उसका एक अपना मैकेनिज्म है, उसके होते हुए ये एक नया पैरेलल निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है यूनाइटेड नेशन के मुताबिल, जो बात नाक़दीन कह रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। ये जो 3 एजेंडा पॉइंट आपने बताए कि जिसमें सर फहरिस्त ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो बहुत अहम है। और फिर इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, TOR जो हैं, उन पे अमल दरामद के लिए क्या तरीकाकार वज़ा किया जाएगा, तो ये बहुत अहम है। और यकीनन उसमें फ़लस्तीनियों का शामिल होना वो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक बड़ी ज़रूरी और लाजमी जो है वो उसका एक प्री रेक्विजिट होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब ब्रिगेडियर साहब ज़रा ये बताइएगा, इन 3 एजेंडा जो हैं जो इस नशिस्त में डिस्कस होंगे या उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, उससे पहले तो हमें माजी के सियाको सबाक को समझना है ना कि जिस तरीके से पिछले फेज़ के बाद ये यकीन दहानी हुई थी कि जी सीज़ फायर हो गया है, अब जो है वो इजराइल वॉयलेशंस नहीं करेगा। हमने तो ये चीज़ देखी कि गाज़ा के अंदर या हम वेस्ट बैंक की बात करें, दोनों तरफ से ये है वॉयलेशंस टिल टुडे। मैं बात करूं, कल भी इस चीज़ पे मैंने प्रोग्राम में बताया था कि अभी भी वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है। तो इन 3 एजेंडों से पहले तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो इसकी मेंबरशिप ले रहे हैं या ले चुके हैं, वो इस चीज़ पे भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो आपने जिस तरह कहा ना, किसी भी नए बनने वाले अदारे को माजी की जो तकलीद होती है उससे चेक किया जाता है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बननी थी, वो नाकाम हुई थी। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बन गई। यूएनओ ने क्या परफॉर्म किया, जिसके दुनिया का हर मुल्क उसका मेंबर है। तो क्या यूएनओ जो है वो जंगें रोकने में कामयाब हो गई? बिल्कुल नहीं। यूएनओ का तो करेक्टर चेंज कर दिया दुनिया ने, अमेरिका ने यूएनओ का करेक्टर चेंज कर दिया। और यूएनओ बजाय इसके कि जंगें रोकने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो रही, वो जंगों के लिए आर्टिकल्स चिट्ठें देने वाली और परमिशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो वो रिडंडेंट हो गई। वो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई और आज वो कॉर्पोरेशन के तौर पे काम कर रही। उसने दुनिया का कोई मसला हल नहीं किया। हाँ, वो अपने जो उनके अहदेदारान हैं, उनकी याशियाँ हर तरीक़ेकार से जारी हैं। वो अपने फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दे डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ल्ड मैटर्स। अगर वो वर्ल्ड मैटर पे कॉन्सेंट्रेट करते तो ICJ ने ये कहा था कि नेतन्याहू जो है वो जेनोसाइड का मुजरिम है, उसको अरेस्ट किया जाए। तो वो यूएनओ इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर जी। अब उसके बाद आप एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके अंदर गजा का नाम ही नहीं है। बिल्कुल, गाजा का नहीं, वेस्ट बैंक का नाम नहीं है, गाजा का तो है ना सर। हाँ, गजा पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है उसके अंदर गजा का नाम ही नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं हम इंटरनेशनल मसाइल हल करेंगे और जहां भी जंग होगी वहां पे हम जाके आप मसले हल करेंगे और आप $1 बिलियन दे दे, $1 बिलियन दे दे अगर आपने उसको मेंबर बनना है। तो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए तो $1 बिलियन नहीं लिए गए थे ना। अगर आपका मकसद ये है कि आप दुनिया में अमन लेके आना चाहते हो, उसकी कौन से $1 बिलियन की जरूरत है? दूसरा, यूएनओ ने कहा था कि साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस चीज से आप इस आर्ग्यूमेंट से क्या बिल्ड करना चाह रहे हैं कि यह यूनाइटेड नेशन का हिस्सा रहे, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ना बने, या बोर्ड का हिस्सा बन ही जाए, जैसे यूनाइटेड नेशन कोई जो है वो प्रैक्टिकल काम दिखाती नहीं है? मैं इससे ये बिल्ड करना चाहता हूँ कि ये जो पीस बोर्ड है
इट विल बी ए नॉन एंटाइटी। ये वो काम करेगा जो इसको सूट करता है, उसमें आप गजा को शामिल ना कीजिए। अगर आप मुझे बता दीजिए कि पूरी दुनिया ने बड़े धमके बजाए थे और बड़े ढोल बजाए थे जब शर्म शेख में जो है वो कहा था कि जी गाजा के अंदर पीस आ गया और वहां पे उन्होंने साइन कर दिए हैं और ट्रम्प जो है वो तो मैन ऑफ पीस है, तो आप मुझे बताइए, आप जरा जाके कैलकुलेट करिए। जहाँ उस दिन से लेके आज तक, मैंने पिछले हफ्ते कैलकुलेट किया था तो उस वक्त मुझे 566 लोग थे जो शहीद हुए थे, जिनका डाटा अवेलेबल था और जो अखबार पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता, जो इजराइल ने जेनोसाइड किया उस पीस डील साइन होने के बाद। तो ये तो बड़ी करीब माजी करीब की बात है ना। तो अगर वो इफेक्टिव नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं कि पीस बोर्ड गजा के लिए किस तरह इफेक्टिव होगा। इसको लिंक कीजिएगा एक ट्रम्प के उस बयान से जो उसने आते ही दिया था, और उसने कहा था गाजा में हम बनाएंगे रिजॉर्ट्स बनाएंगे, उसको हम टूरिज्म के लिए डेवलप करेंगे और वहां पे हम बड़े बड़े होटल कायम करेंगे। अब इसके साथ साथ आपने देखा कि वेस्ट बैंक को परसों ही इजराइल ने वेस्ट बैंक को नेक्स्ट सेटलमेंट को अपने स्टेट कंट्रोल में लेने का जो डिक्लेरेशन है वो जारी किया, जिसमें पाकिस्तान ने भी इतराज किया। तो क्या पीस बोर्ड बनने के बाद इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ गया? सो ये दिखावा है मेरी नजर में। इट विल नॉट बी एनी, ये गजा के हिसाब से कुछ डिलीवर नहीं करेगा। और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि ट्रम्प सारी उम्र इसका प्रेसिडेंट ब्रिगेड साहब, एक दिखावा जो हो रहा है, चले सपोज आपकी ये राय है कि ये दिखावा हो रहा है, तो इस दिखावे से हटके फिर क्या करना चाहिए? कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। एक ब्लॉक है, एक अलाय है जो हम जिसका हिस्सा बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। अब जब बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान हिस्सा बन रहा था तो ब्रिगेड साहब यही चीज़ कही जा रही थी हमारे हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, जी हम ट्रेन में ना बैठे तो सारे जा रहे हैं जिस बोर्ड ऑफ पीस की तरफ, तो हम क्या कर लेंगे? या बोर्ड ऑफ पीस से पहले जो जेनोसाइड गाजा के अंदर हो रही थी या पैलेस्टाइन के अंदर हो रही थी, उसमें मुस्लिम कंट्रीज ने क्या करके ही दिखा दी है। तो अगर एक कोशिश है जहां बल्क ऑफ द या मेजोरिटी ऑफ द एट्रोसिटीज हो रही थी हमारी वहां मुस्लिम ब्रदर्स की, अब वो कुछ ना कुछ कम हुई है। ये मुस्लिम कंट्रीज की तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स का ये जो है वो बयानिया जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, मेरा जो बयानिया वो ये है कि इसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम रखें, इसके साथ गजा लिंक ना करें। बिकॉज उन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कहा कि दुनिया में जहां भी जंगें होंगी वहां हम रोकेंगे, और गजा इज वन पार्ट ऑफ दैट एस्पेक्ट कि वहां भी जंग हो रही है। तो बोर्ड ऑफ पीस के एक पैरामीटर्स में अगर गजा के अंदर जंग रुक जाती है और वहां पे कोई अमन की सूरत हाल हो जाती है, वेस्ट बैंक, अब गजा का बेसिक प्रॉब्लम, पैलेस्टाइन का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम पूरी दुनिया ने उसको एग्री किया था, टू स्टेट सोल्यूशन तो नहीं एग्री किया था ना, टू स्टेट सोल्यूशन, सही बात है। हाँ। अगर टू स्टेट सोल्यूशन पे एग्री किया था तो होना क्या चाहिए इसके अंदर कि जी हम पैलेस्टाइन की स्टेट जो है गाजा और वेस्ट बैंक को बुला के उसकी तामीर नौ के लिए, अब यूएनओ की, कल आपने यूएनडीपी की रिपोर्ट अगर आपकी नजर से गुजरी हो, ठीक है, कल यूएनडीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि जब उन्होंने रबल उठाने के लिए वहां पे गाजा में काम शुरू किया हुआ है, तो वो ये उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि यहाँ से ये रबल उठाने में, मलबा उठाने में 7 साल से, इट विल रिक्वायर 7 इयर्स, कि 7 इयर्स में आप उसको क्लियर करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो आने वाले दिनों में जो पीस होगा, पहले तो उसका सबसे बड़ा मुकदमा जो इजराइल ने कर दिया, इजराइल चाहता था कि देयर शुड बी अ स्टेट पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे एक प्लॉट होने चाहिए, लोग नहीं होने चाहिए। तो वो तो प्लॉट जब वो उसको मलबे को साफ करेंगे तो वो प्लॉट अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे। लेकिन क्या ये तमाम जो है पीस का बोर्ड ऑफ पीस जो है अमन कायम करने के बाद इसके आगे इनके अंदर ये पैरामीटर आएगा कि ये चलो 1 स्टेट नहीं, 2 स्टेट सर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया सर। अब इजाज़ मलिक साहब, बात तो रीज़नेबल वैलिड है, जो कि मुझे और आपको और तमाम हमारे नाजरीन को ये चीज़ की तो समझ है ना कि असल मसला जो है, अगर जैसे सपोज हम इसकी एग्जांपल लें पाकिस्तान और इंडिया की, तो अगर कोई भी जंग होती है उसका असल मसला है कश्मीर, ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम पैलेस्टाइन को देखें कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे असल मसला जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन का जो है वो आइडियोलॉजी को मानना है, जो कि नेतन्याहू टिल टुडे उसका हामी नहीं है, जो अपनी पार्लियामेंट में बारहा ये चीज़ कह चुका है। तो मुझे एक चीज़ बताएं, एक तरफ वो 2 स्टेट सोल्यूशन को मान नहीं रहे, दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ पीस बना दिया गया है जिसका प्राइमरली ये बताया जा रहा है कि हम गाजा के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर सो कॉल्ड जिसकी पीस लाएंगे, जो भी जैसे कह रहे हैं ब्रिगेड साहब के दिखावे का है जो भी है, लेकिन उस पर डिस्कशन तो हो रही है क्योंकि अब सारे मुस्लिम कंट्रीज मेजॉरिटी उसका पार्ट बन चुकी हैं। तो मुझे मौदमाना गुजारिश, मेरा सवाल ये है, तो फिर इसका हल क्या है?
अगर बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ना बने, इंटरनेशनल जो भी ब्लॉक्स बने हैं इस हवाले से उसका हिस्सा ना बने, तो फिर इसका हल क्या है? टू स्टेट सोल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट होगा? जी अहम है, क्योंकि अगर हम किसी भी अरेंजमेंट में शिरकत ही नहीं करते तो फिर तो हम जो उस नजरिए के या उस ख्वाहिश के जो कि तमाम मुस्लिम दुनिया रखती है इस खित्ते के हवाले से, फिर तो हम उसमें उनको मुकम्मल वॉकओवर ही दे देंगे, फिर तो कोई वहां बात करने वाला ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में शमूलियत अपनी जगह पे अहम है, लेकिन शामिल होने के बाद हम वहां पर कितने मौसर तरीके से जो है हक और सच की बात करते हैं वो ज्यादा अहम होगा। ठीक है जी। तो क्योंकि इसके अलावा देखिए हल कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक अरेंजमेंट का हिस्सा बनना है, वहां पे अपनी बात सामने रखनी है। अब ठीक है, इस अरेंजमेंट का हिस्सा हम नहीं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज का मैं कह रहा हूं कि बन चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा मरहला जब आ रहा है तो ठीक है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है सबकी मुस्लिम कंट्रीज की कि हम अपना मुद्दा सामने रखें कि भाई आपके कहने पर जब बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन चुके हैं तो उसके बाद प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, वहां पर वायलेशंस उसी तरीके से हो रही है, तो कौन सा सीज फायर, कौन सा पीस मेकिंग फिनोमेना? बिल्कुल। और सबसे पहली ये तो जी एक प्री रेक्विजिट है ना कि वहां पे प्री रेक्विजिट सर, वो प्री रेक्विजिट तो कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना। प्री रेक्विजिट क्या हुआ, अब तो वो प्री रेक्विजिट मेरे ख्याल प्री मैच्योर हो चुका है जी। तो फिर देखिए ना, ये तो फिर ये तो इसीलिए तो नाकदीन जो है वो इसकी एफिकेसी पे जो है ना वही तो बात मैं कर रहा हूं ना। प्री रेक्विजिट तो वो होता है जो आपके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से पहले रखा जाता है, ये तो प्री रेक्विजिट नहीं है। बिल्कुल था तो प्री रेक्विजिट, लेकिन उसको समझा नहीं गया। हाँ। और दूसरे जो है इसमें जो फलस्तीनी वहां पे है, गजा के जो लोग हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना है वो बहुत अहम है। असल फरीक तो वो हैं जो पीस बोर्ड में बाकी लोग शामिल हो रहे हैं, वो इस मसले के फरीक कैन तो नहीं है ना। जो मेन फरीक है, जब तक आप उसको शामिल नहीं करेंगे तो वहां पे कैसे कोई हल निकलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अहम है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि आपके ज़राए के मुताबिक क्या आपको पता चला है कि खासतौर पे आईएसएफ के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया हुआ है कि क्या आया कि पाकिस्तान इसका पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। इसके अंदर जो सफारती ज़राए ये बताते हैं कि मुस्लिम ममालिक इस्तेहकाम के लिए किसी भी मैकेनिज्म में शिरकत पर आमादा है, लेकिन वो किसी ऐसी जंगी किरदार से गुरेज चाहते हैं जिनमें उनकी अफवाज का बराह रास्त जो है हमास के साथ तसादम हो। और दूसरी जानिब वो मैं अगर बता दूं तो जो रिसेंटली जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान जो है ये इस मामले पर डिस्कशन की गई है। क्या इस पर डिस्कशन के बाद कोई फैसला आया है? देखिए, उसके कोई जो आउटकम है वो कहीं भी ऑफिशियली उस चीज को जो है उसके ऊपर कोई विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने कंसर्न तो शो किए हैं, और क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी ऐसी यूनिलैटरल कार्रवाई का हिस्सा हो जिसका हिडन एजेंडा ये हो कि हमने हमास को वहां से डिआर्म करना है, और फिर जो है उसको जब वो बिल्कुल एक बिनाइन हो जाएंगे तो वो फिर उनका मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट आ गया। ये तो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत, मिलिट्री लीडरशिप, उनका जो एक स्टेटेड जो हमारा स्टांस है वो हम तो इस मसले का एक जस्टिफाइड और फेयर हल चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपके जराए क्या बताते हैं सर, फील्ड मार्शल साहब और मार्को रूबियो की मुलाकात के बाद आईएसएफ के हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन आई है? नहीं, आईएसएफ के हवाले से क्लैरिफिकेशन तो कोई नहीं आई। वो क्लैरिफिकेशन वही है जो पाकिस्तान ने से पहले ये कहा था, क्योंकि जो मार्को रूबियो और उनके दरमियान जो मुलाकात हुई उसका अगर कोई कम्युनिके जारी होगा तो तब पता चलेगा ना। लेकिन मार्को रूबियो ने जो अभी रिसेंट एक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो टसल चली है उस पर जो उसका बयान आया है कि जी हमारी वेस्ट के साथ कल्चरल हेरिटेज है और हमारी वेस्ट के साथ जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो उसने एक तरीके से अपने आप को यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। और वो तमाम चीजें हैं जो कन्फ्रंटेटिव चीजें हैं उस खित्ते के अंदर। लेकिन जहां तक आईएसएफ की डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक है या उसके अंदर कौन सी कॉम्पोजिशन होगी उसका तो
तक कोई मरहला या कोई जिस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट तो पहली पुरानी वाली है कि जी हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो हमारी गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। लेकिन सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक हिस्सा नहीं बनेंगे तो इसका तो मतलब ये है फिर अमेरिकन या कोई वेस्टर्न फोर्स है जो बनेगी, और वो हमास जो है उसने तो कह दिया कि हम पीस बोर्ड को या किसी सोल्यूशन को लेस देन जो पैलेस्टीनियन को या उनको इन्वॉल्व करेगा उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसके बाद साथ आपको पता है कि नेतन्याहू ने इसके ऊपर भी बहुत इल्जाम वो ऑब्जेक्ट, और क्या आप ये समझते हैं कि नेतन्याहू जो है वो किसी फोर्स को या किसी अपना आर्मी को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा जो जाके वहाँ पे डिप्लॉय हो गजा के अंदर, क्योंकि वो तो फिर डबल एज हो गया ना। दे कैन चेक इजरायली मतलब एक्टिविटीज ऑल्सो, और उसके बाद वो हमास की एक्टिविटीज को भी। तो क्या पहले बात तो ये आप ये सोचिए ना कि क्या इजराइल सिग्नेटरी है जिस गजा पीस बोर्ड पे, क्या वो बैठेगा, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा? तो मेरा ख्याल है ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि आप वो फोर्स फॉर्म कर देंगे और उसको वहां भेज देंगे। इसके अंदर बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं, और चूंकि तमाम चीजें जो है वो एक अभी तक किसी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में नहीं आई हैं, उसके अंदर चीजें तो आपने बता दी जो वर्बली या थ्योरेटिकली जो चीज कही जा रही हैं वो तो बता दी, लेकिन उसके अंदर एक हर काम को हल करने के लिए उसकी कोई प्लानिंग, उसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन, जिसमें अगर इस किस्म की चीजें देखें तो इसमें सबसे पहली बात है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि यूएनडीपी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे वो रबल चबल, लेकिन उसके साथ कंस्ट्रक्शन के लिए कौन जाएगा, आबादी के लिए कौन जाएगा, कौन सा मुल्क होगा, कौन सी फोर्स होगी, कौन सी कंपनी होगी जो उस काम को सर अंजाम देगी जिसके जरिए आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि पैलेस्टीनियन का जो डैमेज होता है, उसको जो डैमेज हुआ है वो अगर रिकवर नहीं होता कम से कम वो स्टॉल हो जाए। पहली तो उनको हमास को डीआर्म करने से पहले जरूरत उन चीजों की होगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं या वहां पे जो चीजें रिकूप करने के लिए चाहिए, और उसके अंदर सबसे दूसरी चीज है कि वहां पे सेहत और जो मेडिसिन और जो खाने का और जो वहां पे डेप्रिवेशन है उसके लिए कौन हल करेगा। अगर आप $1-1 बिलियन डॉलर ले रहे हैं तो क्या वो वहां पे खर्च किए जाएंगे, और अगर खर्च किए जाएंगे तो किस बॉडी के अंदर खर्च किए जाएंगे, क्या उसे यूएनएचसीआर के अंदर खत्म किए जाएंगे, क्या रेड क्रॉस के अंदर खर्च किए जाएंगे, किसके? तो इसमें अभी जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरे और आपके हिसाब से सिर्फ उन 4 चीजों या 4 पॉइंट या 4 जो आपको खुद सामने आ रहे हैं कि जी वहां पे अमन, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल चीज है वो तो ठीक है, कोई लेआउट है। पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी कमाल की बात की है कि वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से। मेरा मौदबाना सवाल, मलिक साहब ज़रा इस पे आप ही रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूँ। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि अगर अबूरी जो इंतज़ामी ढांचा उसकी हतमी उसको शक्ल दी जाएगी, तो हम एक पहले फेज़ की बात करते हैं जहाँ पे तमाम जो सिग्नेटरीज हैं, जो ममालिक हैं, उन्होंने वो पार्ट बने इसका। उस दौरान के अंदर वायलेशंस हुई इजराइल की जानिब से। अब सेकंड जब निश्चित होने लगी है, अगर इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को, इन तमाम सिनेरियो को सामने रखते हुए अगर इंतज़ामी ढांचे के अंदर पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको अगर प्रेजेंट किया जाता है, उसको पार्ट बनाया जाता है, फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोर्ड ऑफ पीस कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल। फिर तो उसमें जो लगेगा कि वो सीरियस हैं, इसके बोर्ड को बनाने वाले वो इस चीज के सीरियस हैं कि इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए। लेकिन अगर उनकी शमूलियत ही नहीं होगी तो फिर तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा जी। तो ये शमूलियत के हवाले से हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या लगता है आपको वो इस मुद्दे को, इस बयानिए को या इस प्री रेक्विजिट को अगर दूसरे मरहले की बात करें तो उसमें वो कामयाब होंगी? मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। हाँ। और क्योंकि इसमें उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और उनकी जो मशरूत पार्टिसिपेशन है इस इनिशिएटिव में, वो उसका जो है उसके ऊपर दारोमदार है। अगर वो ये भी नहीं करवा सकते तो फिर वो बाद में कैसे बाकी जो उसके सही बात है साथ काम है वो कैसे करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ब्रिगेड साहब, योर टेक इस पे सर, इंतजामी ढांचे के हवाले से पैलेस्टीनियंस की रिप्रेजेंटेशन। पैलेस्टीनियन की रिप्रेजेंटेशन अभी तक है ही नहीं ना सर। अगर इंतजामी ढांचे में कर दें सर, अगर हमारे तमाम मुस्लिम कंट्रीज, मैंने आपसे पहली बात ये की है कि इसके अंदर जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आप उसके अंदर कमेटीज बनाते हैं, कमेटीज के अंदर सब कमेटीज बनाते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते लेकिन कमेटीज का पार्ट बन जाते हैं, सब कमेटीज का पार्ट बन जाते हैं।
तो वो जिस वक्त तक आप इसके मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इसके अंदर कोई प्री रेक्विजिट में रखा नहीं गया, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ स्टेट मैटर कि जी बोर्ड ऑफ पीस है। प्री रेक्विजिट तो इसका ये होना चाहिए था कि पैलेस्टीनियन के अंदर पैलेस्टीन में टू स्टेट सोल्यूशन लाना है, उस पे बेस करके वी आर गोइंग फॉर बोर्ड ऑफ पीस। सर सपोज पोस्ट रेक्विजिट समझ लें इसको, पोस्ट रेक्विजिट के तौर पे अगर ये चीज, तो मैं आप सर्च करूँ ना पोस्ट रेक्विजिट में, तो फिर आपको उन प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुख्तलिफ तरजीहात पे काम करती हैं हुकूमतों के अंडर, आपको उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा काम जो है कोई हुकूमत खुद तो नहीं करेगी ना। सही बात है, अब एक हॉस्पिटल बनाना है, कौन हॉस्पिटल बनाएगा? तो मेरा आपसे जो यहाँ पे मतलब है, इस वक्त हम जो कुछ भी कहेंगे इट विल बी ऑल गैस वर्क कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी जिस वक्त तक ये ना कहा जाए कि हम गाजा के अंदर जो पीस है उसको किन फाउंडेशंस पे लेके चलेंगे और उसके कौन से फेजेस होंगे, उसके कितने जो है अपना सब फेजेस होंगे, कि सबसे पहले अगर जंग रुकती है तो कोशिश ये की जाएगी कि जो लोग गाजा से बाहर चले गए पैलेस्टीनियन, उनको लाके वहां पे आबाद करें, उनको क्या अपने अपने घरों में जाओ एंड द थिंग्स आर कमिंग टू योर डोर स्टेप, या हम आपके घर से काम शुरू कर रहे हैं। अब इन कंडीशनैलिटी फिर हम सेकंड प्रायोरिटी हम स्कूल्स को देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम हॉस्पिटल्स को देंगे, उसके बाद हम जी वहां पे, अब ये चीजें तो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर डिस्कस होंगी तो सामने आएंगी ना। फिलहाल तो एक ऐसी मीटिंग हो गई है जिसमें ये कह दिया गया है कि जी यहाँ पे अमन कायम कर दिया जाएगा। तो भाई अभी तक तो मैं साफ कहता हूँ कि अमन कायम हुआ नहीं हुआ। अगर अमन करना था और बोर्ड ऑफ पीस बन गया था तो कम से कम इजराइल को इतनी शर्म होनी चाहिए थी, ये नेतन्याहू में या ट्रंप में इतनी सोच होनी चाहिए थी, इतनी ट्रंप ने खुद शर्मुल शेख में मायदा कराया था, उसमें इतनी गैरत होनी चाहिए थी कि वो इजराइल को मना करता कि अब आप जेनोसाइडल एक्टिविटीज ना करो बिकॉज वी आर गोइंग फॉर, जिसका आपको इजराइल को भी फायदा है। ये नहीं कि उसका फायदा कोई पैलेस्टीनियंस को है, उसका बहुत फायदा है। बोर्ड ऑफ पीस का जो है 60% फायदा इजराइल को होगा, उसके जो डिजायर्स हैं वो पूरी होंगी, उसकी जो अपना जैसे मैंने आपको कहा उसने गजा को स्टेट अथॉरिटी स्टेट कंट्रोल के अंदर दे दिया। अब स्टेट कंट्रोल में आप किस वो वैसे ब्रिगेड साहब जो 60% फायदे की आप बात कर रहे हैं, उस फायदे में क्या ग्रेटर इसराइल भी है? वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उसका वही है ना कि पैलेस्टीनियंस को वहां से वीक करो। शाम के अंदर जो हाल हुआ है वो आपके सामने है, और वहां से आगे चलो और उसके अंदर उन ममालिक को इन्वॉल्व भी करो जिनसे वो ऑलरेडी ताल्लुकात कायम कर चुका है, और आपको पता है किस किस से ताल्लुकात कायम कर चुका है, पॉइंट आ गया, कहाँ पे वो अल्टीमेट एम का पॉइंट आ गया। याज मलिक साहब, एक एतराज नेतन्याहू की जानिब से, इजराइल की जानिब से पाकिस्तान और तुर्किया के हवाले से आया, खासतौर पे जब ISF की डिबेट ने जन्म लिया था कि ISF का पार्ट कौन कौन सी ममालिक बनेंगे, और उसके बाद ये सेकंड फेज जो होने जा रहा है, इसमें भी ये कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस पे भी एतराज़ नेतन्याहू कर सकता है। अगर तो पाकिस्तान पे एतराज़ हो जाता है फिर तो अच्छा ही हो जाता है कि पाकिस्तान इसका पार्ट ही नहीं बनेगा। फिर देखिए, एतराज़ होने की इन दो मुल्कों में वजह यह है कि ये दोनों मुस्लिम ब्लॉक में इस वक्त एक उभरती हुई या एस्टैब्लिश जो है ताकतें हैं। ये दो बड़े ममालिक हैं जिनके अपनी एक स्टैंडिंग है और जिनकी अपनी एक मिलिट्री मसल है। तो इस मुल्क के अलावा बाकी अगर देखा जाए इजिप्ट, जॉर्डन या दूसरे जो मुल्क हैं, वो तो पहले से ही उनकी जो है उनके जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ है, तो उनके ऊपर तो इतराज़ होना ही नहीं था, क्योंकि इतराज़ तो बनेगा ही, बनता ही उनका इतराज़ उन मुल्कों पे है जो उनके उस ग्रेटर इजराइल के मंसूबे में या उनके जो अज़ाइम हैं इस खत्ते के हवाले से उसमें कोई रुकावट डालने की पोजीशन में हो, या एटलीस्ट उस पे जो है एहतजाज करने की पोजीशन में हो, कंसर्न शो करने की पोजीशन में हो, क्योंकि बाकी मुल्कों में तो इतनी वो कुव्वत नहीं है कि वो ऐसी को बात करेंगे। जनाब, पॉइंट आ गया है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, ख़ासतौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से और पाकिस्तान के टेररिज्म के हवाले से भी। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।